बारे में। और मैथ फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डेटा टाइप के बारे में बात करूँगा आपके साथ, चूँकि मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई हुई है टोटल 63 डेटा टाइप्स की। तो आप वो यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिस्ट डाउन किए हुए हैं और आप यहाँ से पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं इसमें। तो मेरा CPU जो है वो SM1500 है। तो इसमें से काफ़ी सारे डेटा टाइप ऐसा हो सकते हैं जो आपके 300 और 1200 CPU को सपोर्ट ना करें। क्योंकि ये लेटेस्ट CPU है तो इसमें जो वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आपके 300 एंड 1200। तो हम वन बाय वन सबको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने ऑलरेडी सॉर्ट किए हुए हैं कि बाइनरी में कितने आ रहे हैं, इंटीजर्स में कितने हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ टैग टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे डिफ़ाइन किए हैं। तो बाइनरी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 डेटा टाइप्स हैं, डिफरेंट बिट्स हैं, जिसके अब ये देखें 64 बिट वाला SM1500 में है, लेकिन हम 300 एंड 1200 में इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह देखें आप कि हमारे पास बूलियन है, फिर बाइट है, फिर लॉन्ग वर्ड है, फिर डबल वर्ड है, फिर वर्ड है। तो ये हमारे पास डिफरेंट हैं। तो हमारे वेरिएबल जो है वो दो चीज़ों से डिफाइंड होता है कि डेटा टाइप कौन सा है उसका और उसका एड्रेस क्या है। तो डेटा टाइप से तो आप सीधा सीधा उसको पता चल जाता है कि मैंने किसी चीज़ को या तो ऑन करवाना है या ऑफ़ करवाना है। इसी तरह अगर इंटीजर्स लेंगे तो नंबर्स की बात हो रही होगी, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है। टाइम ले रहे हैं अगर डेटा टाइप हम, तो उसको पता है टाइम, हम बात टाइम की करेंगे, मिली सेकेंड हो सकते हैं, नैनो सेकेंड्स हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं। अगर हम पोर्ट की बात करें तो हम किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह एड्रेस के अंदर फिर दो चीज़ें होती हैं कि हमारी मेमोरी कौन सी है। तो मेमोरी जो है वो आपको पता है कि इसकी मेमोरी टेबल ही है, डजंट मैटर कि वो इनपुट है आउटपुट है कुछ भी है, वो मेमोरी में ही सेट करती है, चाहे एनालॉग हो। फिर उसके बाद उसका जो बिट सीक्वेंस है उसका, यानी कि साइज़। तो मिसाल के तौर पर अगर हम बूलियन ले रहे हैं तो आपको पता है वो एक बिट है, तो उसमें एक बिट अरे जो है ना वो उसको असाइन की जाती है। और अगर 8 बिट्स हमें चाहिए होंगे तो जाहिर है वो फिर आप उस हिसाब से वंस एंड ज़ीरोज़ को पूरा सीक्वेंस उसका जो है वो असाइन किया जाएगा 8 बिट के लिए। तो ये एड्रेस के अंदर दो चीज़ें हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं मिसाल, अब ये देखें, अब बूलियन है, आपको M0.0 यूज़ करना है, तो वो आपको पता है डिजिटल में ज़्यादातर आपका यही यूज़ होता है, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। लेकिन एनालॉग में डिफरेंट हो जाता है, एनालॉग में 16 बिट्स भी चाहिए हो सकता है, कभी कभी उससे ज़्यादा चाहिए हो सकता है। तो वहाँ फिर आपको जो है ना वो वर्ड यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये डिफरेंट एड्रेसेस मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखे में। फिर इसी तरह करेक्टर है, करेक्टर में अगर हमें कोई करेक्टर करवाना है इशू, जिस तरह हमारे पास ABC है तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, MB6 हम उसको उसके लिए यूज़ करेंगे। तो और ये एक ASCII का फॉर्मेट लेगा, आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं इस फॉर्मेट को। फिर अगर हम W करेक्टर यूज़ करेंगे तो उसमें स्पेशल कोड आ जाएंगे कुछ, जो हम इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा वर्ड इसमें जो है वो यूज़ हो रहा है, यानी कि टोटल आपकी जो है वो आपने देखा है, अगर बाइनरी में हमारे पास वर्ड जो है वो 16 बिट का था, तो हमारे पास ये तकरीबन 2 बाइट बनती है। तो इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास। फ्लोटिंग पॉइंट्स अगर आपने पॉइंट्स में नंबर लेने हैं और पॉइंट्स में आपकी वैल्यूज़ हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रियल को। और लॉन्ग रियल वैल्यू में बस ये है कि आपका जो रेंज है वो ज़रा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल जो रियल है। फिर इंटीजर्स हैं आपके पास, इंटीजर्स में आपके पास इन शॉर्ट इंट है, फिर लॉन्ग इंट है, डबल इंट है, फिर आपके पास अनअसाइंड इंट है, शॉर्ट लॉन्ग डबल। अनअसाइंड तो सारे पॉजिटिव रूम के लिए, यानी उसमें हम नेगेटिव नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन इंटीजर हम ज़्यादातर हमारे यूज़ होता है, ये इंटीजर वर्ड जो है इंटीजर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसकी रेंज भी काफ़ी है और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ही यूज़ होता था। तो 90% केसेस में आप इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, आपको बाकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर टाइम आ गया आपके पास कि अगर आपको टाइम लेना है नैनो सेकेंड मिली सेकेंड्स में, तो आप ये वाले डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं विद दीज एड्रेसेस। फिर डेट एंड टाइम है आपके पास, अगर आपने उनको यूज़ करना है आप फॉर्मेट देख सकते हैं। अगर आपको डबल आर यूज़ करने हैं, आपको मंथली यूज़ करना है, लॉन्ग आवर्स बेस यूज़ करना है, तो आप ये सारे इनकी बल्कि डिटेल भी आप इसकी हेल्प में जाके पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह पैरामीटर्स हैं, फिर हार्डवेयर हैं, कनेक्शंस है, डेटा ब्लॉक्स, इवेंट्स, इस तरह ऑनवर्ड सारे। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जो 5 हैं, ये तकरीबन बाइनरी, करेक्टर, फ्लोटिंग, इंटीजर और टाइम, क्योंकि ये आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे आपको ये लाजमी यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डेट एंड टाइम और ये तो सारे आपके पैरामीटर्स में, जिस तरह आपके पास S5 टाइमर है, S काउंटर है, ये बेसिकली ये एंटीक जो है वो समझ लें कमांड है, आप कह सकते हैं। इनकी एक स्पेशल चिप होती है आपकी PLC के अंदर। ये बेसिकली पुराने टाइमर्स हैं जो आपके पुराने CPUs में यूज़ होते थे।
तो ये यूज़ ना ही आप करें तो बेहतर है, क्योंकि ये एक तो बिल्कुल ये किसी काम के भी नहीं है। मैं बल्कि कोशिश करूँगा कि इस पर एक फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊँ और मैं आपको दिखाऊँ कि हम जो अभी टाइमर्स यूज़ कर रहे हैं और इन जो पुराने टाइमर्स हैं उनमें कितना का डिफरेंस है। काफ़ी डिफरेंस है। ये एक तो इनमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम भी है, माल फंक्शनिंग भी करते हैं। तो ये चूँकि एंटीक हैं इसलिए इनको यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। फिर हार्डवेयर हमारे पास अगर आप देखें तो हार्डवेयर में हमारे पास हाई स्पीड काउंटर्स हमें लेने हैं, मास्टर स्लेव करवाना है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो खैर, तो हम अब वापस मेन ओबी में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी फंक्शंस इसमें ऐड किए हुए हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोड में जो रिमाइंडर है आपका डिवीजन का, फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कैलकुलेट, मिनिमम और मैक्सिमम और फिर लिमिट। ये मैंने ऑलरेडी ब्लॉक इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि वन बाय वन अगर मैं करने लग गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इनको एड्रेसेस डिफ़ाइन कर दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने MBA10 जो है वो इनपुट लिया है, यानी कि एक वैल्यू मैं MB10 में दूंगा और एक वैल्यू मैं MB11 में दूंगा, और इन दोनों का रिज़ल्ट ये ऐड करके किस में ऐड देगा, MB12 में ये मेरा रिज़ल्ट शो कर देगा मुझे। और मैं ये इनपुट स्विच यूज़ कर रहा हूँ इसको एक्टिवेट करवाने के लिए, ताकि मैं जब इसको एक्टिवेट करूँ, ये ब्लॉक एक्टिवेट हो, तो मेरी ये वैल्यू ऐड होके इसमें सेव हो जाए MB12 में। तो ये जो आपका येलो मार्क आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इसमें और भी इनपुट्स ऐड कर सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ जैसे ये सब्ट्रैक्ट है इसमें आपको नहीं मिलेगा ये। इसी तरह फिर ये मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डिवीजन में भी नहीं अवेलेबल। तो ये जो येलो आप देख रहे हैं पॉइंट एक, तो इसका पर्पज़ यही है कि आप इसमें और भी इनपुट्स ऐड कर सकते हैं। तो खैर मैं ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं सिर्फ मॉनिटर करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वैल्यू, अगर आप यहाँ जाएँ तो चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई वैल्यू में आप कोई भी यहाँ वैल्यू जो आपने दो ऐड करवानी है, वैसे तो हम फील्ड में HMI यूज़ करते हैं। अगर HMI नहीं तो हम किसी काउंट से निकाल सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम चूँकि टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से यूज़ करें। तो यहाँ मॉडिफाई वैल्यू में वैल्यू ऐड करके यहाँ से उसको डेसिमल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको वो वैल्यू डेसिमल में शो करे। और फिर यहाँ पर चूँकि मैंने ऑलरेडी इस वैल्यू में 2 ऐड किया हुआ और यहाँ पर हमारे पास 10 है सेकंड इनपुट में, तो मैं जब इसको एक्टिवेट करूँगा तो ये दोनों को ऐड करके मेरी किस में शो कर देगा, ये देख सकते हैं आप। MB12 में इसने शो कर दिया 12, तो 2 और 10 हमारा जो है वो 12 हो गया, तो उसने वो ऐड कर दिया MB12 में। तो इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट में मैंने ऑलरेडी 2 ऐड किए मैं, 2 और 10 हमारे पास दूसरी इनपुट में। तो मैं इसको अगर मॉडिफाई करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास -8 है। तो इसी तरह ये सब्ट्रैक्ट वाला काम कर रहा है। फिर हमारे पास अगर मैं इसको ऑफ़ करूं और नीचे जाऊं मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर मैं इसको एक्टिवेट करूं, बस 2 × 10 जो है वो 20 हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको ऑफ़ करूं और हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, मैं आपको बाकायदा वैल्यूज़ भी चेंज करके दिखाता हूं। ये डिवीजन रूल है, चलें इस पर हम इस तरह करते हैं कि हम इसको पहले वैल्यू चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं। आप यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेट्स से 30 आप एक ले लें, एक्स में आगे सॉरी 30, और सेकंड इनपुट 3 कर लें डेसिमल में। ओके, तो जब ये दोनों को डिवाइड करेगा तो उसका रिज़ल्ट किस पे शो कर देगा, आपके MB12 के ऊपर। तो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 30 को इसने ये डिवाइड करके इनपुट 1 और 2 को इसने रिज़ल्ट दे दिया MB12 में, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो 10 है। इसी तरह हमारे पास नेटवर्क 5 के अंदर मॉड है, यानी कि रिटर्न रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। तो अगर हम इसको देखें, इसको मॉडिफाई करें, तो आप देख सकते हैं कि इसका भी रिज़ल्ट उसने MB12 में दे दिया है, जो कि 0 है। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ दोबारा, और अब हम जाते हैं इंक्रीमेंट में। तो इंक्रीमेंट में अगर हमारे पास, क्योंकि मैंने पॉजिटिव ट्रांजिशन ली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको सिग्नल दूंगा तो ये इंक्रीमेंट करता जाएगा वैल्यू। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, मैंने ऑन की और साथ ही मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है, चूँकि ज़ाहिर है मेरा इनपुट ऑन है मेरी। तो खैर बहरहाल ये जैसे ही इस पर सिग्नल आता जाएगा ये इंक्रीमेंट करता जाएगा, जो भी आपके इसमें ऑलरेडी नंबर ऐड होगा उसमें प्लस करता जाएगा। तो चूँकि मेरे पास ऑलरेडी अगर लेट्स से यहाँ ये भी इस टाइम 5220 है, तो इसमें प्लस करता जाएगा एक एक नंबर। तो ये इंक्रीमेंट हो गया। इसी तरह डिक्रीमेंट है हमारे पास, उसमें भी मैंने सिग्नल यूज़ किया है,
क्योंकि ये स्कैन टाइम पर डिपेंड करता है। अगर हमारी इनपुट ऑन रहेगी तो ये कंटिन्यूसली उसको रीड करता रहेगा पर साइकिल, तो मैं नहीं चाहता, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव और नेगेटिव एज यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास कैलकुलेट है। कैलकुलेट बेसिकली बड़ा परफेक्ट सोल्यूशन है मैं समझता हूँ इस सब का। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, आपने जो भी करना है आप सिर्फ इस एक ब्लॉक से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक इनपुट पे वैल्यू दी है और एक हमारे पास आउटपुट पे वैल्यू है। मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, 20 डेसिमल में ले लेता हूँ और इनपुट में मैं दे देता हूँ लेट्स से 5। तो अब ये क्या करेगा, 20 और 5, ये जो मेरी कमांड या स्टेटमेंट लगी हुई है कि इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर इनपुट माइनस और फिर इनपुट 2 हमारी। तो मैं यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ये हटा के यहाँ पर डिवीजन भी लगा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है पॉसिबल इंस्ट्रक्शन फॉर इंटीजर। आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मॉड कर सकते हैं, ABS, नेगेटिव, नॉट, इनवर्स सब कर सकते हैं इसके थ्रू। तो आपने यहाँ पर वही यूज़ करना है। मैं यहाँ वापस स्टार ऐड कर देता हूँ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और ओके कर देता हूँ। तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं उस हिसाब से। जब आप यहाँ चेंज करेंगे रियल वैल्यूज़ आ जाएंगे या कोई और, तो उस हिसाब से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी चेंज हो जाएंगी, यानी और ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। तो अगर मैं इसको ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरी दो वैल्यू को प्लस फिर माइनस और फिर मल्टीप्लाई करके मेरा रिजल्ट जो है वो यहाँ MW4 पे शो कर दिया। तो ये कैलकुलेट एक बड़ी अच्छी है, मैं समझता हूँ कि इंस्ट्रक्शन है। आपको ज़्यादातर यूज़ नहीं करने पड़ेंगे ब्लॉक ज़्यादा, कि आप ऐड भी यूज़ करें, सब्ट्रैक्ट भी यूज़ करें, मल्टीप्लिकेशन। आप सिंपल एक ब्लॉक यूज़ करें कैलकुलेट का, और उसमें आप ये सारे के सारे कमांड्स स्टेटमेंट के थ्रू लगा के ब्रैकेट्स में, और जो भी आपने साइन देना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीमेंट, मॉड का, या कोई भी जो भी आप करवाना चाह रहे हैं उसको डिफाइन करके आप उसका रिजल्ट शो करवा सकते हैं। तो ये होगा कैलकुलेट। फिर हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम में ये है कि हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट पे वैल्यू होगी उन दोनों के अगेंस्ट जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी आउटपुट पे शो करवाएगा। अगर मैं इसको ट्रू करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 है, तो इसने आउटपुट में 5 शो कर दी। इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 20 है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो 20 जो है वो हमारी शिफ्ट हो जाएगी MW4 पे, चूँकि वो मैक्सिमम वैल्यू है 20 जो है हमारी। तो अगर इसी तरह अगर MW2 पे 25 या 35 होगी, जो भी मैक्सिमम, जहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आउटपुट में शो हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक लास्ट कमांड है लिमिट। लिमिट जो है बेसिकली आप इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर ही अंदर ये जो है अपनी इनपुट वैल्यू को आउटपुट पे शिफ्ट कर सकता है, अदरवाइज ये शिफ्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर 20 की जगह लेट्स से 5000 दे दूँ और मैं इसको ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि 3000 मेरी मैक्सिमम लिमिट है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो वो सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को वहाँ शो कर देगा, मेरी उससे ऊपर जितनी भी वैल्यू उसको शो नहीं करेगा। तो ये लिमिट है, आप इसको लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खैर हम ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस अपने प्रॉपर एक प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे। जब हम ये सारी इंस्ट्रक्शंस ख़त्म कर लेंगे, मूव की, शिफ्ट, रोटेट, ये सारी की सारी जब हम एंड कर लेंगे तो उसके बाद हम जो प्रॉपर प्रोग्रामिंग है इंडस्ट्री की, यानी कि डिफरेंट हम प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बनाएंगे। उनको बनाने के बाद उनमें ये सारी की सारी कमांड्स हमारी यूज़ होंगी, चाहे वो काउंटर्स हैं, कंपैरेटर्स हैं, मैथ फंक्शंस हैं, बिट लॉजिक्स तो लाजमी यूज़ होते हैं, टाइमर्स भी यूज़ होते हैं मेजॉरिटी। तो काउंटर्स के हम कुछ प्रोग्राम देखेंगे, काउंटर्स के अलावा फिर हम कुछ मैथ्स के प्रोग्राम देखेंगे, जिसके अंदर हम मैथ्स को देखेंगे कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से किस चीज़ को कैलकुलेट करवा के रिजल्ट कहाँ शो करवा सकते हैं। तो ये सारे काम हम करेंगे। लेकिन चूँकि हम सिर्फ अभी जितनी भी हमने पिछले लेक्चर्स किए या अब तक जो लेक्चर्स हम कर रहे हैं, तो हम उसमें सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ उसको देख सकें, वो कमांड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या वहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं, हम उसमें से रिज़ल्ट कैसे ले सकते हैं। तो हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे। डिटेल में जब हम प्रोग्रामिंग प्रॉपर करेंगे, एक प्रॉपर प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर हम कोई बॉटल काउंटिंग का स्टेशन बनाते हैं तो उसमें हम फिर काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हमारे टाइमर्स भी होंगे, बिट लॉजिक्स भी होंगे, कंपैरेटर्स भी होंगे, मैथ्स के फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो सही समझ आपको तब आएगी कि हमारे ये फंक्शन एग्जैक्टली यूज़ कहाँ हो रहे हैं। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे अपनी मूव ऑपरेशंस के बारे में। तब तक के लिए